हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम लोग एनसीएल स्टाफ नर्स जो आपका अपकमिंग एग्जाम जो है वो आने वाला है, तो उस एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओबीजी के हम प्रीवियस ईयर के टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा अब तक हमने ऑब्स्टेटिक वगैरह भी थोड़ा सा देख लिया था। अब हमारा जो आज का टॉपिक जो रहने वाला है आपका, वो हमारा फीटल का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके रिगार्डिंग टॉपिक, और उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर भी किस तरह से एग्जाम में आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फीटल के डेवलपमेंट के साथ में इम्प्लांटेशन से रिलेटेड भी एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लास को आप शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो एनसीएल स्टाफ नर्स में आपको पता है कि हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, और आपका एग्जाम जो है अप्रोक्स लगता है कि जून जुलाई में आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज बेबी, जायगोट, फीटस एक्सक्यूज या मोरुला। नए संतति की पहली द्विप्लॉयड कोशिका को क्या कहा जाता है? आंसर करिए बच्चा, जायगोट, भ्रूण या मोरुला। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर करिएगा ध्यान से। क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन है आपके सामने, तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। पूछा गया है द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल जो बच्चे की ग्रोथ होती है, फीटस डेवलप होता है, उसका पहला पड़ाव क्या होता है या फिर पहली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। वेरी इजी, आंसर करिएगा। क्या हम उसको बेबी बोलते हैं? ठीक है, क्या हम उसको बच्चा बोलते हैं? जन्म होने के बाद में हम उसको बेबी, नियोनेट, न्यूबॉर्न वगैरह हम बोलते हैं। तो क्या ये करेक्ट आंसर होगा हमारा? नो। नेक्स्ट है फीटस बोलेंगे हम लोग। फीटस बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हम अर्ली स्टेज में इसको फीटस नहीं बोलते हैं। अर्ली स्टेज में हम इसको क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं अर्ली स्टेज में। क्लियर है? उसके बाद में हम मोरुला बोलते हैं, जब 16 सेल की स्टेज होती है उस टाइम पे इसको बोला जाता है। जायगोट हम बोलते हैं 0 to 3 डेज तक। 0 to मतलब कि कंसेप्शन से 0 to तीसरा कंसेप्शन से, कंसेप्शन से लगा के 3 दिन तक जो रहता है उसको हम जायगोट बोलते हैं। उसके बाद मोरुला बनता है 3 दिन के बाद में, फिर एम्ब्रियो बनता है। 8 वीक के ऊपर एम्ब्रियो बनता है। आप सभी को पता है 8 वीक का जब होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोला जाता है 8 वीक को। उसके बाद में 9 वीक से लगा के टिल 42 वीक तक जो होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद बेबी बोल सकते हैं जन्म के बाद में। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? जायगोट होगा। फर्स्ट स्पर्म प्लस ओवम फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जायगोट में पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। और फीटल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा इसका पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास होता है जब ये जायगोट बनता है। और उसके बाद में इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉयड नंबर में ये टूटते हैं। माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर आगे जाके 3 दिन के बाद में फिर ये ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोमियर, उसके बाद में आपके जो मोरुला बनता है साइज, जिसमें एक मलबेरी शेप जिसका होता है। और ये जो सेल 16 सेल स्टेज जब पहुंचता है तब ये मोरुला फॉर्म होता है, एक साइज बनती है पूरी। ठीक है, उसके अंदर फिर ब्लास्टोसिस्ट वगैरह होता है। तो ये पूरी कहानी है इसके बनने की। तो मैं आपको छोटे से रूप में यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले स्पर्म प्लस ओवम फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना? जायगोट। ठीक है, जायगोट बना। उसके बाद में क्या बनता है? जायगोट के बाद में आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद में क्या बनता है? आपके मोरुला, जो कि 16 सेल स्टेज है। कौन सी स्टेज है? 16 सेल स्टेज होती है। इसके बीच में आपके ब्लास्टोमियर बनता है। ब्लास्टोमियर
मियर, ठीक है, ब्लास्टोमियर होता है, उसके ये सेल के अंदर ही होता है ब्लास्टोमियर, जिसमें साइज सेल की बड़ी नहीं होती है, लेकिन मोरूला के अंदर ही ये चीजें होती है और उस हिसाब से फिर 16 सेल स्टेज का एक मोरूला जो होता है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में मोरूला फॉर्म होता है और ये फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद में फेलोपियन ट्यूब से फिर कहां पे आता है, यूट्रस में ये इंप्लांट होता है, ये आपको पता है। तो इंप्लांटेशन आपका जो होगा वो स्टार्ट होता है 7th डे पे। इंप्लांटेशन कब स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा इंप्लांटेशन जो रहता है वो स्टार्ट होता है 7th डे से स्टार्ट होके एंड होता है 11th डे पे। ये कंप्लीट इम्प्लांटेशन हो जाता है कहां पे, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। क्लियर है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद में जब 8 वीक होता है, 8वां सप्ताह, उसके पहले इसमें ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोमियर, डिप्लॉइड, माइटोटिक डिवीजन होता है। ये टूटती हैं सेल, ठीक है, 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, इस तरीके से ये क्या करती है, टूटती चली जाती है। तो इसका ये टूटना जो होता है 8 वीक के बाद में ये बनता है टोटल एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो के बाद में फिर हम 9th वीक से इसको क्या बोलते हैं, फिर इसका जो फीटस का फिर यॉर्क सैक बनता है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। कॉर्पस लूटियम जो होती है वो प्लेसेंटा, क्योंकि 12 वीक तक प्लेसेंटा बनती है, तब तक प्लेसेंटा नहीं होती है, तब तक इसको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, ये सब कौन करता है, कॉर्पस लूटियम के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो सेल बनती है उसके चारों तरफ क्या बनता है, यॉर्क सैक बनता है, जो भी उसको रिच सप्लाई, न्यूट्रिशन और गट बनाने में भी हेल्प करता है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, इसके अंदर आपके जर्म सेल बनती है। जर्म सेल के फिर 3 भाग होते हैं, आपको पता होगा जर्म सेल बनती है। क्लियर है, इसके चारों तरफ जर्म सेल होती है, ठीक है। ये जर्म सेल जो होती है उसमें फिर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तीनों के तीनों बनती है। फिर एक्टोडर्म जो होती है वो भी आपके अलग से फिर नर्वस सिस्टम, स्किन के पार्ट ये सब बनाती है, रेस्पिरेटरी बनाती है। नेक्स्ट आपके मीजोडर्म जो होती है वो फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाती है, यूरिनरी सिस्टम बनाती है, ये सारी चीजें फॉर्म होती है, हार्ट, कनेक्टिव टिश्यू ये सब बनते हैं। फिर एंडोडर्म जो होती है वो फिर फर्दर आगे जाके आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपके, ये सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम फॉर्म करती है। तो इस तरीके से आगे हम देखेंगे इन तीनों जर्म लेयर के बारे में। लेकिन ये तीनों जर्म लेयर से फिर बैक टू बैक क्या चीजें बनती हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट सारा सिस्टम बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद में तो सब सिर्फ ग्रोथ होती है, ठीक है ना। बाकी सारा सिस्टम जो होता है वो सब कुछ बन के रेडी हो जाता है, कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी कि 13 वीक से पहले, ठीक है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी कि किस तरीके से क्या बनता है। तो अर्ली हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जायगोट बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉटर सेल फॉर्म्ड बाय क्लीवेज ऑफ जायगोट थ्रू माइटोटिक डिवीजन आर नोन एज स्टेम सेल, ब्लास्टोमियर और ट्रोफोब्लास्ट या मीजोडर्म। आंसर करिएगा, जायगोट के माइटोटिक विभाजन के दौरान क्लीवेज खंडन द्वारा उत्पन्न कोशिकाओं को क्या कहते हैं, स्टेम कोशिकाएं, ब्लास्टोमियर या ट्रोफोब्लास्ट कोशिका या मीजोडर्म कोशिकाएं। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल इजी है कि डॉटर सेल जो होती है, देखिए इसमें समसूत्री विभाजन वगैरह होता है, आपने हिंदी में भी पढ़ के रखा होगा, माइटोटिक डिवीजन जिसको हम बोलते हैं। तो डॉटर सेल जो होती है फॉर्म्ड बाय क्लीवेज ऑफ जायगोट, यानी कि क्लीवेज बनता है और ये क्लीवेज जब टूटता है, ठीक है ना, जब टूटता है जिसको हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। तो इस माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो क्या बनता है, क्या स्टेम सेल बनती है। स्टेम सेल बोन मैरो में होती है। स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जिसको अगर स्टोर करके रखा जाए ना तो ये फर्दर आगे जाके सेम टू सेम हम दूसरा ऐसा इंसान बना सकते हैं, ऐसे स्टोर भी करते हैं कुछ लोग स्टेम सेल को, ठीक है। इतना डेवलप नहीं है इंडिया के अंदर, पर होता है, इसको स्टोर करते हैं। अम्बिलिकल कोर्ड से भी इसका सैंपल लिया जाता है और इसको स्टोर करके रख सकते हैं स्टेम सेल को। तो क्या स्टेम सेल बोलेंगे, नहीं। ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलेंगे, नहीं। ट्रोफोब्लास्ट सेल कौन सी होती है, जब इंप्लांटेशन का प्रोसेस होता है उस टाइम पे ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो रहती है वो हेल्प करती है उस इंप्लांटेशन में।
क्योंकि यूट्रस की दीवार पे उसको इम्प्लांट करना है तो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, उस चीज में टाइम लगता है इम्प्लांटेशन में, बैक टू बैक इसमें इम्प्लांटेशन होता है, उसको 7 से 11 दिन लगते हैं इस इम्प्लांटेशन में, तो उस टाइम पे ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो होती है वो हेल्प करती है, तो यहाँ पे इसका काम भी नहीं है। मीजोडर्म ये तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट, कार्टिलेज ये बनाने में हेल्प करती है, एक तरह की मिडिल लेयर है जर्म लेयर की, तो ये भी आंसर होगा नो। ठीक है, तो आंसर क्या बचा यहाँ पे, इस क्लीवेज को क्या बोलते हैं, तो ब्लास्टोमियर बोला जाता है। ठीक है, डॉटर सेल जो होती है, डॉटर सेल फॉर्म्ड बाय क्लीवेज ऑफ जायगोट थ्रू माइटोटिक डिवीजन, और इसी से ही डॉटर सेल बनती है, उसके बाद में ये माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। आफ्टर 3 डेज मोरूला फॉर्म होता है, इस मोरूला के अंदर ब्लास्टोमियर होता है, जिससे साइज जो होती है वो वैसी ही रहती है, मलबेरी शेप इसका होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ब्लास्टोमियर इज द करेक्ट आंसर, ब्लास्टोमियर। क्लियर है, आगे भी पूछा जाए तो याद रखिएगा। फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस आफ्टर, निषेचित अंडाणु गर्भाशय में कितने दिनों के बाद प्रत्यारोपित होता है, 10 डेज, 1 डेज, 7 डेज, 8 डेज। फटाफट आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। अभी मैंने बताया वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से आप लोग आंसर कर सकते हो कि क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा, आंसर करिए। चलिए, वेरी गुड। फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस आफ्टर, अभी मैंने बताया कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो रहता है उसका इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, तो आपके लिए बहुत इजी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो अब आप आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, तो मैंने बता दिया 7th डे पे स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, तो याद रखना 11वें दिन कंप्लीट इम्प्लांटेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है, तो 7th डे आफ्टर कंसेप्शन इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 7वें दिन, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोरूला इज अ स्टेज ऑफ, आंसर करिएगा, वेरी इजी, मोरूला, मोरूला इज अ स्टेज ऑफ, आंसर करिए। क्लास को एक बार शेयर करिएगा और साथ में आप लोग आंसर भी करिएगा। तो देखिए, मोरूला के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मोरूला, अभी मैंने बताया कि आपको कंप्लीट में एक ओवरव्यू दे दिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि मोरूला क्या होता है, क्या शेप होता है, एवरीथिंग। फिर भी मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि मोरूला किसका चरण है। तो देखिए मोरूला जो होता है, मैंने बताया यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन यहां पर होता है। तो इस माइटोटिक डिवीजन में 3rd डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 3rd डे आफ्टर कंसेप्शन, 3rd डे जो होता है जिसको हम मोरूला बोलते हैं, मोरूला। और ये कौन सी सेल की स्टेज होती है, जिसमें 16 सेल की स्टेज होती है, मलबेरी शेप होता है। शेप कौन सा होता है, मलबेरी शेप की ये बनती है, इसको 16 सेल स्टेज बोला जाता है और इसको हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज भी इसको बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूं, अगर कोई एग्जाम में आपको पूछे तो याद रखना अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 16 कोशिकाएं या 16 सेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। मलबेरी शेप का होता है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज भी हम इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट, ऑन द 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए कैविटी कॉल्ड डैश फॉर्म इन द ब्लास्टोसिस्ट, यॉर्क सैक, कोरियन, जर्म लेयर या एमनियन। निषेचन के 9वें दिन ब्लास्टोसिस्ट में डैश नामक एक गुहा बनती है, यॉर्क थैली, कोरियन, जर्म परत या फिर एमनियन। वेरी इजी, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीजों का ओवरव्यू दे दिया है ताकि आप आसानी से आंसर कर सको। ठीक है, आंसर करिएगा। ऑन द 9th डे, 9वें दिन फर्टिलाइजेशन के बाद में 9th डे एक कैविटी बनती है, इस कैविटी को क्या बोला जाता है। अब क्या होता है कि अर्ली स्टेज में क्या होता है कि
कंप्लीट जो जाइगोट बना है, जो एम्ब्रियो बना है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको रिच ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए 9th डे पे क्या बनता है, यॉर्क सैक बनता है। क्या बनता है, 9th डे पे एक कवरिंग लेयर बनती है, एक कैविटी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यॉर्क सैक बोलते हैं। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा यॉर्क थैली, भूलना नहीं है। 90 दिन बनती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैविटी बनती है, जिसको फॉर्म इन द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बनती है। इस थैली को क्या बोलते हैं, तो इस थैली को बोला जाता है यॉर्क सैक, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड, जो सेल बनी है सॉरी, जो एम्ब्रियो बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, रिच ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यॉर्क सैक। एमनियोन, कोरियन मैटरनल लेयर है, एमनियोन फीटस की लेयर को बोलते हैं जर्म लेयर, अभी मैंने बताया, जिससे हमारा पूरा सिस्टम बनता है, उसको हम जर्म लेयर बोलते हैं। 3 प्रकार की बता दिया, जर्म लेयर, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्रैश कोर्स एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो जल्दी से जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस किसी की वेट नहीं करता है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं। और अभी भी आप ये सोचोगे कि नहीं यार आराम से डेट आने दो फिर वेट करते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर एग्जाम में सिलेक्ट होना है, ठीक है ना, 47 सीट है आपके पास में, सिलेक्शन चाहिए, तो डेडिकेटली उसमें हमें कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए डिटेल में सारे एमसीक्यू, सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हो, प्लस टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देना चाहते हो, तो ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन द सेकेंड वीक, दूसरे सप्ताह की बात हो रही है। The hypoblast extend into the blastocyst cavity to form. Hypoblast जो होता है, ठीक है, वही अभी जो बात कर रहे थे हम जिसकी, वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि हाइपोब्लास्ट एक्सटेंड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी में जाता है क्या बनाने के लिए, सेकेंड वीक। ठीक है, तो यॉर्क सैक, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी एंड एमनियोटिक कैविटी एंड पेरिटोनियल कैविटी। दूसरे सप्ताह में हाइपोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट गुहा में फैलकर क्या बनाता है, आंसर करिएगा। थोड़ा बेसिक है, फीटल डेवलपमेंट का, इम्प्लांटेशन का, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, बट बहुत इजी है। 1 लाइनर याद कर लेना बस, एग्जाम में आ जाए तो हमें आंसर करना है, ठीक है ना, आंसर करिए। चलिए सभी आंसर करिएगा। यस, तो देखिए सेकेंड सप्ताह जब शुरू होता है, दूसरा सप्ताह, उस टाइम पे क्या होता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, उस टाइम पे अर्ली एम्ब्रियोनिक, ठीक है, 8 वीक के आसपास एम्ब्रियोनिक बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो उस टाइम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, रिच ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, सॉरी हाइपोब्लास्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट में जाके क्या बनता है, एक कैविटी को फॉर्म करता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिल सके, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके, तो उसको क्या बोलते हैं, ये यॉर्क सैक ही इसको बोला जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी नहीं बोलते हैं, एमनियोटिक नहीं, पेरिटोनियल तो एब्डोमिनल कैविटी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यॉर्क सैक बोलेंगे। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ द यॉर्क सैक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा गया है, ध्यान से आंसर करिएगा। जनरेटिंग ब्लड सेल, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट, प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो फ्रॉम इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जनरेटिंग जर्म सेल। निम्नलिखित में से यॉर्क सैक के कार्यों में से अपवाद है, कौन सा नहीं है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, पोषण प्रदान करना, सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से भ्रूण की रक्षा करना, या जनन कोशिकाओं का निर्माण करना। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, ए बी सी डी ऑप्शन है आपके पास में, एवरीवन आंसर करिए, व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए चलिए आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए
फीटस की जो मेम्ब्रेन होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें बता दूं आपकी एमनियन कॉरियन, सबसे पहले तो कॉरियन होगी, उसके बाद में एमनियन लेयर होती है अंदर में जो फिटल को कवर करके रखी होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर एमनियोटिक फ्लूइड बनता है धीरे धीरे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वहां पे आपको पता होगा कि फिटस तक पहुंचने के लिए कहते हैं कि जो मदर का इतना प्रोटेक्टिव लेयर होती है कि फिटस तक पहुंचना या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिटस तक पहुंचने के लिए कॉरियन एमनियन लेयर से गुजरना होता है, और वहां पर इतने मतलब सिपाही बैठे हुए हैं कि वो अंदर जाने नहीं देंगे किसी भी तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कोई ऐसे बैक्टीरिया को क्या या कोई ऐसी ड्रग को जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो उसको क्रॉस कर सकते हैं, और ऐसी चीजें हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे यही चीज है कि फीटल की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, वो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर एंट्री नहीं होने देती है। लेकिन ब्लड सेल को जनरेटिंग करना इसका काम होता है, प्रोटेक्टिव करना, सॉरी न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करना ये भी यॉक्सक का काम होता है, जर्म सेल को जनरेटिंग करना, जो मैंने जर्म सेल आपको तीनों बताई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनका भी ये काम होता है। लेकिन प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो फ्रॉम इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो काम है वो होता है फीटल मेम्ब्रेन का। किसका काम होता है? ये जो काम है वो फीटल मेम्ब्रेन का काम होता है, सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से रक्षा करना, ये काम यॉर्क सैक का नहीं होता है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ए ऑप्शन है फंडस ऑफ यूट्रस, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। निषेचन अंडाणु के प्रत्यारोपण की सबसे आम जगह है गर्भाशय का फंडस, या फिर गर्भाशय की पिछली दीवार, फेलोपियन नलिका, गर्भाशय की अगली दीवार। आंसर करिएगा द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। तो देखिए जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइज जायगोट, सबसे पहले ओवम स्पर्म, ओवम से मिलकर क्या बना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, जायगोट बना। अब ये जायगोट जो रहता है वो फेलोपियन ट्यूब और इधर उधर मतलब वो क्या कहते हैं उसको घूमता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको इम्प्लांट तो होना ही है, वहां इम्प्लांटेशन होगा जहां पे सबसे बढ़िया ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। कहां पे इम्प्लांटेशन होगा? जहां पे ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो देखिए ये जो है वो यूट्रस है। क्लियर है। अब ये है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे होती है ओवरी। क्लियर है। अब यहाँ पे जो स्पर्म और ओवम जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद में जायगोट बना। अब ये जायगोट इधर ही रहेगा, ठीक है, इधर ही रहेगा। कब तक? छठे दिन तक। कब तक? तीसरे चौथे दिन तक लगभग मान लो आप, मोरूला वाली स्टेज क्रॉस होने के बाद में। उसके बाद में ये क्या होता है, यहां पर आता है, ये पूरे यूट्रस में घूमता है, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब क्या होता है कि उसके अंदर ये वो चीज होती है कि भाई इम्प्लांटेशन तो वहीं करना है जहां पे सबसे अच्छा खाना मिलेगा, सबसे अच्छी ब्लड सप्लाई होगी, सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेगा, हम वहीं पे जाके हमें रुकना है। क्लियर है। तो ये क्या करता है कि इधर उधर पांचवें छठे दिन घूमता है पूरी जगह, अपनी जगह ढूंढने के लिए कि कहां पे उसे फिक्स होना है। अब उसके फिक्स होने की एक्यूरेट जगह कहां पे होती है? जहां पे ब्लड सप्लाई हाईएस्ट होता है, और वो पार्ट होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। कौन सा एग्जैक्ट पार्ट कौन सा होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, याद रखना। तो यहां पे आके ये सातवें दिन जो रहता है, सेवंथ डे पे इधर इम्प्लांटेशन इसका कंफर्म हो जाता है। अब इम्प्लांटेशन तो हो गया, लेकिन इन्वेड भी होना पड़ता है। ऐसा तो होने की जाके लग गए और इम्प्लांटेशन हो गया, नहीं, प्रॉपर तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। इसकी जो वॉल होती है वहां पे क्या होता है, फिर प्लेसेंटा जो होती है वो बनती है, फिर प्लेसेंटा भी वहां पर रहती है। उसके अलावा फिर जैसे कि ये फीटस है, एम्ब्रियो वाला पार्ट है, वहां पे इम्प्लांटेशन होता है। फिर धीरे धीरे ये क्या बनता है, इसमें टाइम लगता है इम्प्लांटेशन में भी। तो 11वें दिन ये कंप्लीट इम्प्लांटेशन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है यूट्रस के अंदर। उसके बाद में ब्लड सप्लाई होती है, जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है, फिर इस तरीके से फीटस जो रहता है वो ग्रो करता रहता है। क्लियर है। तो ये चीज याद रखिएगा आपकी, इस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, सॉरी
हम उस क्वेश्चन में थे। तो पोस्टीरियर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस इज द करेक्ट आंसर होगा। फंडस भी नहीं होगा, गर्भाशय की पिछली दीवार, क्योंकि वहां पे सिक्योर होता है, इजीली अबॉर्ट भी नहीं होगा, प्लस रिच ब्लड सप्लाई होती है। ये सारी चीजें देख के फिर इम्प्लांटेशन होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर नीचे की तरफ इम्प्लांटेशन होगा तो एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो एबॉर्शन के चांसेस में मोस्टली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के साथ में ये चीज भी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जनरली अकर अप्रोक्सीमेटली आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन? 14 to 18 डेज, 2 to 4 डेज, 6 to 12 डेज या 20 to 28 डेज। इम्प्लांटेशन रक्तस्राव सामान्यतः निषेचन के लगभग कितने दिन के बाद होता है? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन? चलिए आंसर करिएगा, सभी आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है। तो देखिए ये इम्प्लांटेशन मैंने अभी आपको बताया कि इम्प्लांटेशन इतना इजीली नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। उसके बाद में इन्वेड होना पड़ता है, जो आपकी लेयर है एंडोमेट्रियम वहां पे इन्वेड होना पड़ता है, और ये मैटरनल लेयर होती है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो बना है वो इम्प्लांट होगा उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर आपकी एंडोमेट्रियम, आपको पता है यूट्रस की लेयर होती है, ठीक है। यूट्रस की लेयर में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है। तो यहां से ये इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम तक होता है। तो इस इम्प्लांटेशन में मैटरनल की जो वेसल्स होती है वो भी इंटरप्ट होती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलती है 6 to 12 डे के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर 6 से 12 दिन हमारा राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर रहेगा। किस वजह से? ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट होता है, इस वजह से मैटरनल वेसल्स इंटरप्ट होती है, जिसकी वजह से 6 to 12 डेज में जब इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है। ये नॉर्मल होता है, ठीक हो जाता है, कोई इतना हैवी ब्लीडिंग नहीं होता है, नॉर्मल सी ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एनसीएल स्टाफ नर्स का क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो याद रखिएगा इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्लस आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप सीरियसली अगर चाहते हैं कि यस आई वांट टू सेलेक्ट, तो हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारी इस पे आपके डेली हम क्लास लेकर आ रहे हैं। संडे को आपकी मैराथन क्लासेस भी होती है, तो कोशिश कीजिए उन क्लासों को ज्वाइन कीजिए। अब हम कोशिश करें कि टॉपिक टू टॉपिक आपको सारी चीजें क्लियर करवाएं, लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए आपको किरोशा एकेडमी की ऐप पर जाना ही पड़ेगा। वहां पे ही आपको मॉक टेस्ट के साथ में आपको क्रैश कोर्स, एमसीक्यू क्रैश कोर्स भी वहां पे जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको एमसीक्यू यहाँ पे जो पढ़ाए जा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं, अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं कि टोटल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच।